इन होशियारों से भरी दुनिया में तुम अपनी नादानियों से जीतना। जहाँ बनानी है सबको हकीकत की बड़ी बड़ी इमारतें, वहाँ तुम अपने किस्से और कहानियों से जीतना। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल, हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग। मेरा नाम है मेघा शर्मा और कार्यक्रम उमंग में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दर्शकों, जैसे आप जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम का अहम उद्देश्य प्रदेश की उभरती युवा शक्ति को आपसे रूबरू करवाना है। इसी कड़ी में हमारे आज के कार्यक्रम का अहम विषय रहेगा रंगों की जमुना। और इसी विषय पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हर बार की तरह बेहद ही खास मेहमान मौजूद है, जमुना। जमुना, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू मैम, आपका भी और दूरदर्शन का भी कि आज उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। जमुना, थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को अपने बारे में। तो मैं बेसिकली नेपाल से हूँ। मैं यहाँ पे अभी इसीलिए क्योंकि मेरे जो डैड है वो इंडियन आर्मी में सर्व करते थे, 14th गोरखा रेजिमेंट जो सुबाथु सेंटर्ड है। अभी तो वो रिटायर हो चुके हैं। अभी मेरे मदर और फादर दोनों ही नेपाल में पोखरा में रहते हैं और मेरे उनके अलावा एक बड़े भैया है, वो भी आर्मी में है। वाह, जैसे आपने बताया कि आपके फादर गोरखा रेजिमेंट में थे, तो आपकी स्कूली पढ़ाई ले लो या जो उच्च शिक्षा है वो कहाँ से हुई है ज़्यादातर? ज़्यादातर हिमाचल के स्टेट्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल प्री स्कूल मेरा आर्मी पब्लिक स्कूल सुबाथु से हुआ। फिर एलिमेंट्री जो एजुकेशन रहा वो 6th स्टैंडर्ड से 12th तक आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई। फिर कॉलेज जो मेरा बीए पेंटिंग रहा वो राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला। फिर मैंने एमए इन विजुअल आर्ट्स किया, वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से। ओके, जब आपने कहा कि आपकी स्कूलिंग जो है वो आर्मी स्कूल से हुई है, जब हम आर्मी स्कूल की बात करते हैं, आर्मी की बात करते हैं, तो जो वैल्यूज़ है ना वो सेल्फ डिसिप्लिन और प्रतिष्ठा या देश के लिए कुछ करने का जो जज्बा, वो सारी चीज़ें हमारे जहन में आती है। तो आपकी स्कूल लाइफ ने जो है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में किस तरह से हेल्प किया? मुझे लगता है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो मेरे जो बेसिक एजुकेशन जो स्कूल में हुआ वो उसी की वजह से है। हमारे जो आर्मी स्कूल दक्षाई था उसमें काफ़ी डिसिप्लिन, आपके रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना सिखाते हैं और फिर काफ़ी सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट्स को स्टडीज़ के अलावा इंडल्ज कराते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा मैं पेंटिंग करती हूँ, तो मेरा जो उसके प्रति रुझान था वो APS दक्षाई से ही हुआ। अच्छा, तो किस तरह से रुझान हुआ? मतलब वो क्या इंसिडेंट था कि आप चित्रकला या पेंटिंग की ओर आपका रुझान हुआ? हमारे स्कूल में ऐसा होता था कि आपको एक हॉबी, इवनिंग क्लास के लिए हॉबी क्लास लेना ही पड़ता था। तो चाहे वो म्यूज़िक हो, डांस हो, स्पोर्ट्स हो, एथलेटिक्स या पेंटिंग, कुछ भी। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं स्पोर्ट्स में नहीं अच्छी, इतनी एथलेटिक नहीं हूँ, तो मैंने पेंटिंग चूज़ किया। फिर जो वहाँ पे टीचर थे डॉक्टर बहादुर सिंह, जिनसे मैं अभी भी कनेक्टेड हूँ, उन्होंने मेरे को कॉलेज में भी पढ़ाया। तो वो जैसे स्टूडेंट्स को इनकलकेट करते थे कि पेंटिंग कैसे करना है, सिर्फ पेंटिंग ही नहीं, लाइफ के काफ़ी सारे लेसन्स कि लाइफ को कैसे जीना है, एक अच्छा इंसान कैसा बनना है। तो उन्हीं की वजह से शायद मेरे को पेंटिंग में इंटरेस्ट आया और आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से। वाह, तो जमुना आप किस तरह की पेंटिंग्स बनाती है? आप पेंटिंग्स डिफरेंट तरह की होती है, थोड़ा बताएं उस बारे में। पेंटिंग्स काफ़ी तरह के होते हैं। रियलिस्टिक होंगे, जैसे पोर्ट्रेट्स, किसी का हम फेस बनाते, और लाइफ स्टडी जिसमें पूरा हेड टू टो तक पूरा जो स्टडी होता है एक ह्यूमन प्रोपोर्शन का। उसके अलावा स्टिल लाइफ जिसमें हम मॉडल आगे रख के उसको स्टडी करते हैं, मॉडल को आगे किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से जिसमें लाइट पड़ रही हो उसको हम स्केच करते हैं या तो फिर कलर में करते हैं। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स भी होते हैं जो आजकल के कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट काफ़ी कर रहे हैं। उसके बाद सेमी रियलिस्टिक भी होते हैं जिसमें कुछ एक फिगर्स रियलिस्टिक होंगे और कुछ एक एडिड एलिमेंट्स होंगे। तो काफ़ी सारे ऐसे ही। ओके, और आपकी पेंटिंग का मीडियम कैसा है? ऑयल पेंटिंग या वाटर कलर, किस तरह की चीज़ें आप करती हैं? मैं प्रिफ़र करती हूँ वाटर कलर्स। वैसे क्योंकि हमारे एकेडमिक स्टडी में हमें सब कुछ ही करना होता है, ऑयल कलर्स, चारकोल, एक्रेलिक, वाटर कलर, सारी चीज़ें। पर मुझे अपने फोटे या जिसमें मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ वो है वाटर कलर्स। तो उसके थ्रू मैं ज़्यादातर फोकस करती हूँ कि मैं पोर्ट्रेट्स को बनाऊँ या जो भी ह्यूमन कंपोजिशंस होते हैं वो तो वो रिवॉल्व करते हैं, वही नेपाल के पोर्ट्रेट्स हो गए या
जिन भी स्टोरीज़ या लाइफ इंसिडेंट्स के साथ मैं पली बड़ी, उन्हीं चीज़ों के आसपास वो कंपोजिशंस रहते हैं। जमुना, कहा जाता है कि कलाकार काफ़ी डीप थिंकर होता है, तो आपने कहा कि आपको वाटर कलर ज़्यादा पसंद है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो शायद मेरी तरह है, पीसफुल है, वो काफ़ी टाइम लेता है वाटर कलर। वैसे कुछ एक आर्टिस्ट वाटर कलर ऐसे भी है कि जो बहुत क्विक रिजल्ट्स, काफ़ी जल्दी पेंटिंग करते हैं, पर जिस तरह से मैं करती हूँ लेयर्स बाय लेयर्स, तो वो काफ़ी कामिंग और सूदिंग प्रोसेस होता है। ओके। इसके अलावा आपकी क्या हॉबीज़ हैं? टू बी ट्रूथफुल, मेरे को सोना पसंद है और खाना भी पसंद है। ये सब हमें भी पसंद है, सोना, खाना। इसके अलावा कुछ खास? इसके अलावा मेरे को नॉवेल्स, फिक्शंस पढ़ना पसंद है। किस तरह के फिक्शंस पढ़ती है? कुछ ऐसी आपने नॉवल पढ़ी हो कि जिसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपके जीवन में डाला हो? ऐसा इम्पैक्ट तो नहीं कह सकती, पर एक नावल जो ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा हुआ है, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा है। जिस तरह से उस ऑथर ने उसमें लिखा है, जैसे वो पोर्ट्रे किया है कैरेक्टर, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव था। थोड़ा बताएंगे आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को कि क्या खास बात थी जो जमुना को एकदम भा गई वो नॉवल? क्योंकि इसमें एक कैरेक्टर होता है डोरियन करके, वो बेसिकली अपने यूथ और फिर अपने यूथफुल लुक से इतना ऑब्सेस्ड होता है कि वो बेसिकली एक पेंटिंग जो वो उसका एक फ्रेंड उसका पोर्ट्रेट बनाता है, उसमें अपना सोल बेच देता है एक तरह से। तो वो जितने भी क्रूअल चीज़ें या सोसाइटी में कुछ भी वो करता है, तो वो उस पोर्ट्रेट पे रिफ्लेक्ट होता है, उसके फेस पे नहीं। वो एज नहीं होता टाइम के साथ भी, पर उसका पोर्ट्रेट एज होता रहता है। तो फिर एक दिन जब उसे ऐसा रियलाइज़ होता है कि ये मैंने इतना कुछ क्या कर दिया सोसाइटी में अच्छा बनने के लिए, कूल डूड की तरह दिखने के लिए, जो कुछ भी मैंने किया ये क्यों किया, तो एक दिन उसको अचानक से रियलाइज़ होता है, तो वो खुद एज हो जाता है, पर वो पेंटिंग फिर वो यंग रह जाती है जैसी वो ओरिजिनली बनी थी। ओके। जमुना, आपने जो है वॉल पेंटिंग में भी आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। हिमाचल वैसे ही अपने नैसर्गिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। सारे इतने ज़्यादा सैलानी हर साल ही घूमने आते हैं। अगर बात करें हम शिमला के मॉल रोड या रिच की, तो वॉल पेंटिंग्स जो हम देखते हैं तो वो आप ही के द्वारा बनाई गई है, तो थोड़ा उस एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। वो मैंने अकेले तो नहीं बनाए, मेरे जो टीचर है डॉक्टर बहादुर सिंह, उनके अंडर मुझे ये मिला था, और मेरे साथ एक और मेरे कलीग, मेरे फेलो आर्टिस्ट आदित्य सिंह ठाकुर, वो शिमला से ही है, तो हम सब ने साथ में मिलके उसे किया था। और ये जो मॉल रोड के प्रोजेक्ट जो वॉल पेंटिंग्स है, हमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला और डीसी ऑफिस शिमला से मिला था। तो उनका ऐसा था कि उन्हें कुछ हिमाचल के कल्चर को पोर्ट्रे करते हुए पेंटिंग्स चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो वहाँ पे हिमाचली देवी देवता, जो रथ, जो क्या बोलते हैं उससे, जो रथ यात्रा वगैरह होता है वो, और देवता जी के जो रथ होते हैं हिमाचल में, वो सारे पोर्ट्रे किए हैं। वो सारे पोर्ट्रे किए हैं उसमें। बिल्कुल। और जो सैलानी जाते हैं देखते भी हम कि उसके सामने ज़रूर कोई ना कोई पिक्चर्स तो ज़रूर लेते हैं, वो मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुके हैं वो भी। तो इसके अलावा आपने और वॉल पेंटिंग्स की है जमुना? इसके अलावा जो जाखू में एक मोनेस्ट्री है, जुनांग मोनेस्ट्री, तो वहाँ पे हमने रिलीफ वर्क किया है। वो भी मैंने उन्हीं आदित्य सिंह ठाकुर जो मेरे फेलो आर्टिस्ट थे उन्हीं के साथ किया था। कितना डिफरेंट होता है जमुना कि एक पेंटिंग को या एक चित्र को आप कैनवस पे उतार रहे हैं और दूसरा एक वॉल पे उतार रहे हैं, कितना डिफरेंट है ये? एक्सपीरियंस कैसा है इन दोनों का? एक्सपीरियंस तो ये है कि जब हम वॉल में कर रहे हैं तब हम बहुत सारे लोगों के सामने कर रहे हैं, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में बहुत सारे लोग जितने भी आते हैं वो हमें देखते हैं, और फिर एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है उससे कि इतने सारे लोगों के सामने आपने काम करना है। क्योंकि जब हम अपना पर्सनल वर्क करते हैं तब तो आप किसी भी खोपचे में या अपने रूम में अकेले बैठ के भी कर सकते हैं। right. तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था जो वॉल पेंटिंग्स किए हमने, उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, बहुत सारे लोगों को मिलने को भी मिला, तो इट वाज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो कितना टाइम एंड एफर्ट लगता है एक वॉल पेंटिंग को बनाने में? डिपेंड करता है कि वेदर कंडीशंस कैसे है। right. अगर रेन या रेनफॉल या काफ़ी सनी हो वो दिन, तो हम काफ़ी ज़्यादा टाइम तक नहीं लगा सकते, क्योंकि हेल्थ ऑब्वियसली प्रायोरिटी है। उसके अलावा अगर वेदर ठीक है तो हम सुबह 10 से लेके 6 तक 6 इन द इवनिंग तक काम कर सकते थे उस पर। जमुना, कहा जाता है कि कलाकार के पास वो शक्ति होती है कि वो ज़र्रे ज़र्रे में वो कला का भाव ढूंढ लेता है,
राइट। तो मेरा अहम सवाल ये रहेगा कि जो आप पेंटिंग्स बनाती है, कैनवस पे जो आप उतारती हैं या जो आप स्केचेस भी बनाती है, उसका मेन थीम क्या रहता है? मेन थीम पोर्ट्रेट्स जिन लोगों से मैं मिली हूँ बेसिकली तो वो रहता है। उसके अलावा जितने भी मैं कंपोजिशंस करती हूँ उसमें ये होता है कि जो मैंने बचपन से देखा, जिस कल्चर में पली बड़ी, जो मेरी माँ ने मेरे को सिखाया, जो स्टोरीज़ उन्होंने मेरे को सुनाई, जो भी इंसिडेंट्स या एक अफेक्शन होता है मदर एंड चाइल्ड, इवन फादर एंड चाइल्ड, किसी के साथ जो हमारी बॉन्डिंग होती है, उन सारी चीज़ों को डिपिक्ट करती है। राइट। जमुना, मैं कह सकती हूँ कि आप दो घर हैं आपके, नेपाल के तो आप है ही, पर उतनी ही आप इंडिया की है और हिमाचल की है। तो इन दोनों की संस्कृतियों को आप कैसे देखती है? कितनी आपस में मिलती जुलती है ये दोनों संस्कृतियाँ? क्योंकि आपके काम में झलकता है ये दोनों ही संस्कृतियों का जो मेल है। मुझे लगता है कि हिमाचल और नेपाल दोनों, क्योंकि हिमालयन रीजन में एक तो हमारे अटायर, कल्चरल रिचुअल्स भी काफ़ी मिलते जुलते हैं, खाने की चीज़ें भी राइट। और फिर अगर एक मॉरल वैल्यू की तरफ से देखें तो मुझे लगता है कि वहाँ के लोग और यहाँ के लोग दोनों ही काफ़ी डाउन टू अर्थ है, अपने एल्डरली को रिस्पेक्ट करते हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल है और फिर लोगों के साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव करते हैं। और कहा भी जाता है कि भारत और जो नेपाल है रोटी बेटी का रिश्ता भी कहा जाता है। अच्छा, मैं आपके स्कूल ईयर्स में फिर से आना चाहूँगी जमुना कि आप स्कूल टाइम में किस तरह की स्टूडेंट थी? मैं काफ़ी स्टूडियस थी। ओके। इवन 10th तक तो मैं क्लास में फर्स्ट या सेकेंड आती थी, कि मैं फर्स्ट नहीं आई तो मैं रो भी पड़ती थी, इतना दैट्स ग्रेट। ओके। पर पता नहीं 10th 9th तक आर्ट में इतना इंटरेस्ट रहा कि मैं अपने पेरेंट्स को बोलती रही कि मेरे को साइंस स्ट्रीम या इंजीनियरिंग या डॉक्टर नहीं बनना है। तो उन्हें शायद उस टाइम समझ नहीं आया, क्योंकि होता है ना, एक जनरेशन गैप भी होता है कि मेरे पेरेंट्स को लगा होगा कि उसमें करियर ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने आसपास देखा ही यही सब चीज़ है जो सक्सेसफुल होते ही इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या ऐसे ही फील्ड्स है जो काफ़ी सोसाइटी में लोगों ने कॉमन कर रखा है। पर मैंने ले लिया था नॉन मेडिकल स्ट्रीम ना। पर फिर 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स के बाद एक वर्कशॉप रहा, उसमें भी मेरे को सर ने ही इनवाइट किया था, जो डॉक्टर बहादुर सिंह है। जी। तो वहाँ पे मैंने देखा कि मेरे एज के लोग भी और मेरे से बड़े जो प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं वो भी पेंटिंग कर रहे थे वहाँ पे। तो मैंने भी किया। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किया सर के साथ ही। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने भी देखा कि अच्छा कर रही है इस फील्ड पे, है ना। तो फिर उन्हें भी समझ आया कि इस फील्ड में भी करियर है। और फिर उसके बाद उस टाइम शायद कुछ एक कारणों की वजह से, मतलब चाहते तो वो भी मेरे लिए अच्छा ही थे उस टाइम भी, पर फिर करते करते जितना मैंने इसमें अचीवमेंट्स रहे, मतलब मैंने एग्जीबिशंस किए, मेरा काम भी उन्होंने डेवलप होते हुए देखा है, तो आज शायद उनसे ज़्यादा बड़े सपोर्टर्स मेरे कोई नहीं है। वाह, और इससे बड़ी बात क्या ही होगी, आपने अपने काम से खुद को प्रूव करके दिखाया। इसी बात पर मैं चाहती हूँ जमुना, आप कुछ अपने पेरेंट्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगी आज आप इस मंच से, कुछ कहना चाहेंगी उनको? कि थैंक यू, आप लोग हमेशा मेरे साथ रहे। जब इवन मेरे को भी एक टाइम में ऐसा लगता था कि इस फील्ड में मैं कुछ नहीं कर सकती, कि मेरी ड्राइंग भी इतनी गंदी है, और फिर जब मैं बड़े लोगों को देखती थी कि ये तो इतना अच्छा कर लेते हैं, मैं पता नहीं कब कर पाऊँगी। तो अब जितना मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ उसके साथ वो हमेशा ही ऐसा होता है कि तू बहुत अच्छा कर रही है। कोई भी एग्जीबिशंस या कहीं बाहर जाना होता है, ऊपर से मैं एक लड़की हूँ, ऑब्वियसली पेरेंट्स को एक डर रहता है, तो वो हमेशा ही एक सपोर्टिव सा पीछे एक बैकबोन जैसा रहे हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए थैंक यू। वेरी नाइस। जमुना, ये तो आपकी स्टोरी थी, पर शायद हर बच्चा कहीं ना कहीं ये फेस करता है। खैर अब तो टाइम चेंज हो रहा है, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो रहे हैं, मतलब बचपन से ही वो कहते हैं अपने बच्चे से कि आपको जो भी करने की इच्छा आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे वाली जनरेशन की बात करें तो पेरेंट्स के मन में ये रहता है डाउट। तो आप उन पेरेंट्स को क्या कहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उन्हें? कि आप सारे ही पेरेंट्स जो कुछ भी सोच रहे हो अपने बच्चे के लिए, ऑब्वियसली आप अच्छी ही चीज़ें सोच रहे हो ना, पर आपको शायद थोड़ा सा अपने बच्चों को भी टाइम देना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। क्योंकि आजकल वर्ल्ड इतना प्रोग्रेस कर रहा है कि बहुत सारे फील्ड में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, और आर्ट फील्ड एक ऐसा सेक्टर है जिसमें एजुकेशन में भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। जैसे आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो,
और इवन फिल्म डायरेक्शन हो गए, एडवर्टीज़मेंट हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें जिसमें बच्चे एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने टैलेंट को। तो हम कह सकते हैं कि पेरेंट्स को कह सकते हैं कि आप निश्चिंत होकर रहिए, अगर आपके बच्चे को पता है कि उसे क्या करना है, किस चीज़ में वो जाना चाहता है, तो वो थोड़ा सा भरोसा करे उस पर। हाँ, कि आप अपने बच्चों का सपोर्ट करें। अगर फेलियर्स भी होंगे, सेटबैक्स भी होंगे, तो वो एक लेसन्स ही है जिससे वो लर्न करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। जमुना, जैसे अभी आपने कुछ टाइम पहले कहा कि आपके पेरेंट्स ने, मतलब कभी कभी ऐसे भी होता था कि आपको खुद ही लगता था कि आप डिमोटिवेट हो जाते थे कि मैं कर भी पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, और वहाँ आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया, राइट? तो अभी भी क्या लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जब आप काफ़ी डिमोटिवेट हो जाती है, लगता है कि ये चीज़ नहीं हो पाएगी, तो आप खुद को किस तरह से फिर मोटिवेट रखते हैं? शायद ये मेरे साथ हर एक ड्राइंग में होता है कि ये मैंने बना तो लिया पर ये तो लग ही नहीं रहा है उनकी तरह। पर एक कांस्टेंट प्रैक्टिस, जिससे आप कंसिस्टेंटली रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हो, उससे आप एक बेटर इंसान भी, और फिर जो फील्ड में आप एक्सेल करना चाहते हो वो भी बेटर। क्रिटिकल एनालिसिस तो काफ़ी सही बात है जमुना, लेकिन मेन चीज़ जो है वो सेल्फ डाउट। वो कहीं ना कहीं अगर आपके पास हुनर भी, आप खुद पे अगर बिलीव ही नहीं करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो वो सेल्फ डाउट को कैसे ख़त्म किया जाए? एनी सजेशन? सजेशन तो पता नहीं, क्योंकि मैं अभी खुद ही एक ऐसे स्टेज में हूँ जहाँ पे हर मोमेंट ऐसा होता है कि मैं सही भी कर रही हूँ, कि मैं कुछ अच्छा कर भी पाऊँगी कि नहीं। पर एक वही ना, कंसिस्टेंसी, और फिर एक बिलीव कि सब कुछ जो भी हो रहा है अच्छे के लिए ही होगा। अच्छे के लिए हो रहा है। वो हरिवंश राय बच्चन जी की मुझे वो पंक्तियाँ याद आ रही है कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। अच्छा जमुना, आपकी जो पेंटिंग्स है काफ़ी ज़्यादा कई जगह एग्जिबिट हुई है, तो थोड़ा बताएं उनके बारे में कुछ। इंडिया में तो काफ़ी एरियाज़ में एग्जिबिट हुई है, जैसे शिमला में गेटी थिएटर में तो रेगुलरली एग्जिबिशंस होता है। उसके बाद स्टेट म्यूज़ियम में भी हुए हैं, दिल्ली में आईफेक्स है गैलरी, वहाँ पे हुआ है, और इंडिया हैबिटेट सेंटर दिल्ली में वो भी, और जयपुर में जयपुर कला महोत्सव, और खजुराहो में आर्ट फेयर खजुराहो। तो ऐसे ऐसे वाओ, मतलब लिस्ट काफ़ी लंबी है जमुना की, राइट? अच्छा, किसकी पर्सनल कलेक्शन में आपकी जो पेंटिंग्स हो कुछ बताना चाहेंगे उस बारे में? पर्सनल कलेक्शन में जो हमारे फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर थे श्री सुरेश भारद्वाज जी, और हमारे फॉर्मर सीएम भी वीरभद्र सिंह जी, और उसके अलावा काफ़ी सारे लोगों के प्राइवेट कलेक्शन में है मेरे काम, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में। वेरी नाइस। जमुना, जिस एज में अभी आप हैं और जो आप काम कर रही हैं, मतलब एक एक्सपीरियंस जो कलाकार होता है ना, वो झलक रहा है आपकी बातों से भी और आपके काम से भी। पर एक और सवाल है मेरा कि जो आपकी तरह अच्छे पेंटर्स बनना चाहते हैं, उनको वो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए कि वो इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं? इसमें दो टाइप के एजुकेशन हो सकते हैं, एक फॉर्मल और फिर एक सेल्फ टॉट। जो आर्टिस्ट होते हैं, जो सेल्फ टॉट आर्टिस्ट होते हैं, तो फॉर्मल एजुकेशन के लिए तो ये रहता है कि आपने जो 12th कर लिया, उसके बाद बीए पेंटिंग या तो बीएफए जो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स होता है 4 ईयर कोर्स, उसके बाद एमएफए होता है मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स, वो 2 ईयर कोर्स होता है। उसके बाद ये डिग्रीज कंप्लीट करने के बाद आप डिफरेंट आर्ट सेक्टर्स में अप्लाई कर सकते हो। और जो सेल्फ टॉट आर्टिस्ट है वो तो फिर खुद अपने लेवल पे रोज़ प्रैक्टिस करे, मतलब आजकल तो यूट्यूब, गूगल पे इतने सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाता है उन सारी चीज़ों से। और मतलब दोनों चीज़ों में एक चीज़ तो ये कॉमन है कि प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है। तो आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं? या ऑलमोस्ट, क्योंकि फिर वो दिन सा नहीं बनता फिर जब तक आप कुछ काम ना करो पेंटिंग से रिलेटेड। तो यानी कि हर दिन आप प्रैक्टिस करती है। और जो सेल्फ टॉट आर्टिस्ट है, या मान लो कि अभी जो है वो उनकी एज ज़्यादा हो गई है, तो अगर वो उसमें करियर बनाना चाहें तो उनके लिए आप क्या कहेंगी कि क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है? उनके लिए भी यही है कि आप एक्सप्लोर करो पहले तो बहुत सारे जितने भी मीडियम होते हैं, एक्रेलिक्स होते हैं, चारकोल, ऑयल, जो उन्हें अच्छा लग रहा है। उसके बाद तो फिर जितना आप प्रैक्टिस करोगे, और फिर इसमें एज का कुछ नहीं है, क्योंकि अगर हम हमारे इंडियन आर्ट हिस्ट्री में देखें तो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने अपने लेट 50s में स्टार्ट किया था पेंटिंग करना ना। तो एज का तो इसमें कोई बैरियर ही नहीं रहता। ओके जमुना, इसके अलावा आपके खाली टाइम में आप क्या करती हैं? हॉबीज़ तो आपने मुझे बताई, पर इसके अलावा कुछ और आप करती हो?
मैं रीड करना प्रेफर करती हूँ। और गाने सुनना पसंद है आपको? हाँ। किस तरह के गाने सुनते हैं आप? इंडी रॉक, इंडी पॉप, जो ब्लूज़ वगैरह 70s 80s के जो इंग्लिश ब्लूज़ है वो सारे। ओके। कोई आपका हाल फिलहाल में कोई ऐसा गाना जो माइंड में स्टक हो गया और बार बार, क्योंकि गुनगुनाते तो हम सभी ही हैं। वियना है एक आर्टिस्ट बिली जोल के। यस। तो कोई एक कुछ 2 लाइन सुनाएगी आप? पूरा तो नहीं हमें आता। सुरों की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में एक बहुत बड़ी कलाकार है, बस वो 2 पंक्तियाँ हम सुनना चाहेंगे, अगर हमारी जमुना हमें सुना दे। अच्छा, मैं ट्राई कर सकती हूँ 2 लाइन। So down, you crazy child, you're so ambitious for a juvenile. So if you're so smart, then why are you still so afraid? वेरी नाइस, थैंक यू। अच्छा जमुना, एक और सवाल, जैसे आपने कहा कि आपने +1 2 में साइंस स्ट्रीम लिया था और आपने बाद में सोचा कि मुझे इसमें अपना फुल टाइम करियर बनाना है। आज भी कई बार हम देखते हैं कि प्रॉपर गाइडेंस कई बार नहीं मिलती है और कई बार बच्चे को ही पता नहीं होता, क्योंकि आज के डेट में ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं गुमराह हो जाता है, उसे खुद भी पता नहीं होता कि करना क्या है। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी कि कैसे अपने टैलेंट को ढूंढे? सबसे पहले तो बिलीव इन योरसेल्फ, और फिर अगर दिस इज आपको सो इम्पोर्टेंट। आर्टिस्ट बनना है तो मुझे लगता है कि एक आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी हर एक बच्चे में होता है। आपको भी याद होता होगा कि स्कूल टाइम में हम सारे अपने नोटबुक के पीछे कुछ ना कुछ डूडलिंग या कैरिकेचर करते ही थे। तो एक इंसान को खुद से बेहतर कोई नहीं जानता। राइट। तो आप एक डीप सा, मतलब मेडिटेटिव सा एक मोमेंट रखिए, एक पीसफुल सा, अपने आप को देखिए कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपके अलावा आपको कोई और नहीं जानता। बहुत खूबसूरत बात है। और हुनर सब में होता है, बस उसको तलाशने की, उसको और तराशने की ज़रूरत होती है। जमुना, आपने जो है इस छोटी सी एज में बहुत सारी अचीवमेंट्स है आपकी, तो थोड़ा अपने अवार्ड्स के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में कुछ बताएंगी आप हमारे दर्शकों को? मुझे नहीं लगता कि मेरे इतने सारे अचीवमेंट्स हैं, पर जो यहाँ स्टेट म्यूज़ियम हर साल नेशनल एग्जीबिशन कराता है, तो उसमें मेरे को 2 अवार्ड्स मिले, एक 2019 में और दूसरा 2022 में। ओके। और आपके अभी कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं? अभी फ़िलहाल तो मैं पीएचडी और रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो उसके प्रिपरेशन में यही है कि म्यूज़ियम इंटर्नशिप्स और क्यूरेटोरियल इंटर्नशिप्स से रिलेटेड, क्योंकि शायद आर्ट से भी पहले मेरे को आर्ट हिस्ट्री में इंटरेस्ट था। ओके। क्योंकि कुछ भी बनाने से पहले हर एक रिचुअल, सेरेमनी, हमारा कल्चर जितना भी है, उन सब के पीछे आर्ट है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में जानना, उसको एक्सप्लोर करना, मुझे लगता है कि मैं अच्छा करूँगी रिसर्च में। बिल्कुल करेंगे जमुना। और आप क्या चाहती है मेन टॉपिक इस पे आप करें पीएचडी अपनी? क्योंकि मैं इंडिया और यहाँ इंडिया के जो हिमाचल रीजन है, यहाँ पे काफ़ी पली बड़ी और नेपाल से भी कनेक्टेड रही, तो इन दोनों हिमालयन रीजन से रिलेटेड इनका आर्ट या तो फिर आर्किटेक्चर से रिलेटेड मेरा रिसर्च रहेगा। ओके। जमुना, आप क्या मैसेज देना चाहेगी आज इस मंच से हमारे दर्शकों को? कि बिलीव रखना अपने में, आप अच्छा करोगे, जो भी आज आप कर रहे हो या कर चुके हो वो इनफ है। थैंक यू सो मच जमुना। मतलब आपका काम और आपके स्वभाव की जो सरलता, सहजता है, वो हमें बहुत बहुत पसंद आई। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो दर्शकों, ये थी हमारे साथ जमुना। हम आशा करते हैं आज का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। आज के इस अंक में इतना ही। बने रहिए डीडी हिमाचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।